कक्षा 12वीं एनसीईआरटी के भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के संपूर्ण रिवीजन नोट्स। आज का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। इन नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक लाइन और हर एक चित्र को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ना है, शब्दशः। सही कहा। तो ये एक ऐसी अनोखी रिवीजन क्लास होगी जहां भौतिक विज्ञान के सबसे कठिन सिद्धांत एकदम सरल और स्पष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के नोट्स के पहले पन्ने की शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर जो हेडिंग है, मैं उसे शब्दशः पढ़ता हूं। अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ब्रैकेट में क्लास 12 एनसीईआरटी डैश एग्जाम रिवीजन नोट्स। इसके ठीक नीचे पहली अवधारणा दी गई है। लिखा है, घर्षण विद्युत जब दो वस्तुओं जैसे कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो वे हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती हैं। बिल्कुल। और फिर अगली लाइन है, इसका कारण वैद्युत आवेश का उत्पन्न होना है। रगड़ने से ऐसा ऐसा क्या बदल जाता है कि ये वस्तुएं जादू की तरह दूसरी चीजों को खींचने लगती हैं? देखिए, इसे समझने के लिए हमें पदार्थों की परमाणु संरचना के अंदर झांकना होगा। अच्छा। हर वस्तु परमाणुओं से बनी है और परमाणुओं के भारी हिस्से में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जब हम दो अलग अलग सामग्रियों को आपस में रगड़ते हैं ना, जैसे कांच और रेशम, तो घर्षण की वजह से एक ऊर्जा पैदा होती है। कुछ पदार्थों में ये इलेक्ट्रॉन थोड़े ढीले बंधे होते हैं, तो रगड़ने से एक वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर छिटक कर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। ओहो, तो इसी लेन देन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। एकदम सही। और उनमें एक नई प्रकार की ऊर्जा आ जाती है जिसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ गया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक कांच की छड़ है जिसे रेशम के आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके ठीक नीचे मूलभूत नियम दिए गए हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ। क्या ये बिल्कुल चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरह ही काम करता है, जो एक जैसे होने पर दूर भागते हैं और अलग होने पर चिपकते हैं? ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम अक्सर समरूपता का पालन करते हैं। जिस तरह चुंबक के दो समान ध्रुव दूर भागते हैं, ठीक उसी तरह दो धनात्मक आवेश या दो ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और विपरीत वाले पास आते हैं। बिल्कुल, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे की तरफ जोरदार तरीके से खींचते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सबसे ऊपर दो लाल रंग के धनात्मक गोले हैं जिनके बीच विपरीत दिशा में तीर बने हैं, जो उन्हें दूर धकेल रहे हैं। हाँ, जो दिखा रहे हैं कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी दूर भाग रहे हैं। वहीं नीचे के चित्र में एक लाल रंग का धनात्मक गोला और एक नीले रंग का ऋणात्मक गोला है और उनके बीच बने तीर बता रहे हैं कि वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी पन्ने पर आगे एक दिलचस्प उपकरण के बारे में लिखा है। हेडिंग है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बारे में लिखा है, यह आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला एक सरल उपकरण है। और अगली लाइन है, जब कोई आवेशित वस्तु उसके संपर्क में आती है तो सोने की पत्तियां प्रतिकर्षण के कारण दूर हट जाती हैं। यह उपकरण असल में काम कैसे करता है? ये उपकरण उसी प्रतीक्षित वस्तु, मान लीजिए एक धनात्मक छड़ को ऊपर वाली डिस्क से छुआते हैं तो धनात्मक आवेश पूरे धातु की छड़ से नीचे चला जाता है। बिल्कुल, वो बहता हुआ नीचे सोने की पत्तियों तक पहुंच जाता है। क्योंकि दोनों पत्तियों पर एक ही समय में समान धनात्मक आवेश आ जाता है, वे एक दूसरे को धक्का देती हैं और दूर हट जाती हैं। अरे वाह! यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक पारदर्शी कांच के जार के अंदर एक धातु की छड़ लटकी है। जार के अंदर उस छड़ के बिल्कुल निचले सिरे पर सोने की दो पतली पत्तियां उल्टे वी के आकार में एक दूसरे से काफी दूर हटी हुई हैं, जो दर्शा रहा है कि उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। आवेश का पता कैसे लगाया जाता है, ये जानने के बाद हम तीसरे पन्ने पर आते हैं। हेडिंग है, चालक और विद्युतरोधी। नोट्स में पहली परिभाषा है चालक, वे पदार्थ जो आसानी से अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। उदाहरण, धातुएं, मानव शरीर, पृथ्वी। हाँ। और दूसरी परिभाषा है विद्युतरोधी, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते। उदाहरण, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, नायलॉन। सही। इसके ठीक नीचे एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है जिसे मैं ज्यों का त्यों पढ़ रहा हूं। जब हम किसी धातु के चम्मच को रगड़ते हैं तो वो आवेशित क्यों नहीं होता?
क्योंकि धातु और हमारा शरीर अच्छे चालक हैं, आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है, जिसे ब्रैकेट में ग्राउंडिंग लिखा है। हाँ, ग्राउंडिंग। यह एक शंका है, अगर आवेश धातु के चम्मच से सीधे हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में जा रहा है तो हमें करंट का तेज झटका क्यों नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। इस शंका का उत्तर ना आवेश की मात्रा में छिपा है। घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर का होता है, मतलब बहुत कम। हाँ, हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्रों को झटका महसूस होने के लिए एक निश्चित मात्रा में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जो चम्मच रगड़ने वाले आवेश से कई गुना ज्यादा है। इसलिए आवेश चुपचाप जमीन में चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। रही बात चालक और विद्युत रोधी की, तो चालक में इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से बहुत ढीले बंधे होते हैं, इसलिए वे आजादी से घूम सकते हैं। और लकड़ी या प्लास्टिक में? उनमें इलेक्ट्रॉन इतनी मजबूती से बंधे होते हैं जैसे किसी छोटे बच्चे ने भीड़ में अपने माता पिता का हाथ कसकर पकड़ा हो और वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अच्छी उपमा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि स्क्रीन के दो हिस्से हैं। बाईं ओर एक तांबे का तार बना है जो एक चालक है। इसके अंदर बहुत सारे नीले रंग के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन स्पष्ट रूप से एक ही दिशा में बहते हुए दिख रहे हैं। दाईं ओर लकड़ी का एक टुकड़ा है जो विद्युत रोधी है। उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रुके हुए। एकदम सही। इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर एकदम रुके हुए हैं और उनके ऊपर लाल रंग का एक बड़ा क्रॉस लगा है जो ये दर्शाता है कि वे आगे प्रवाहित नहीं हो सकते। अब यहाँ से पन्ना नंबर 4 शुरू होता है। हेडिंग है वैद्युत आवेश के मूल गुण। यहाँ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण गुण दिए गए हैं। पहला है आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सूत्र है Q टोटल बराबर Q1 प्लस Q2। हाँ, सिंपल जोड़। दूसरा है आवेश का संरक्षण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और तीसरा है आवेश का क्वांटमीकरण। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा मूल आवेश E का पूर्णांक गुणज होता है। सूत्र है Q बराबर NE, जहां N पूर्णांक है 1, 2, 3 और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है। हाँ, ये क्वांटमीकरण मतलब यह थोड़ा अमूर्त सा है। क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यह बाजार में सामान खरीदने जैसा है, जहां पूरा एक सिक्का या पूरा नोट ही दे सकते हैं, आधा फाड़ कर नहीं दे सकते? बिल्कुल। यह समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी उपमा है। जिस तरह हमारी मुद्रा की एक सबसे छोटी इकाई होती है, प्रकृति में भी आवेश की एक सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है। वो इकाई है एक अकेले इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसे हम E कहते हैं। तो पैकेट में ही जाएगा। हाँ, क्वांटमीकरण का सीधा सा अर्थ है कि आवेश हमेशा इस E के पैकेट में ही जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, पर 1.5 या 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं। और बाकी दोनों नियम तो सीधे हैं। हाँ, योज्यता मतलब डिब्बे में +5 और -2 कूलम है तो कुल +3 बचेगा। और संरक्षण का नियम बताता है कि नया आवेश नहीं बना सकते, बस भेज सकते हैं। समझ गया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ये क्वांटमीकरण काम करता है। चित्र में एक गोला है जिस पर 1E लिखा है, उसके साथ एक दूसरा गोला जुड़ता है जिस पर 2E लिखा है। और वो बड़ा गोला बन गया। हाँ, और वे दोनों मिलकर एक बड़ा गोला बनाते हैं जिस पर 3E लिखा है। लेकिन उसी के ठीक बगल में एक 1.5E लिखा हुआ गोला है जिसे बीच से टूटा हुआ दिखाया गया है और उस पे लाल रंग का एक बड़ा क्रॉस लगा है, जो साबित करता है कि आवेश भिन्नांक में नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हमने आवेश के नियम समझ लिए। हाँ, अब अगर 2 आवेश आमने सामने आ जाएं, तो वे कितनी ताकत से धक्का देंगे? इसका जवाब 5वें पन्ने पर है। हेडिंग है कूलॉम का नियम। नोट्स में लिखा है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, नीचे सूत्र है F बराबर K ब्रैकेट में Q1 Q2 बटे R², जहाँ K का मान लगभग 9 गुणा 10 की घात 9 है। और अंत में है एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता बराबर 8.854 गुणा 10 की घात
-12। यहाँ ये निर्वात की विद्युतशीलता थोड़ा भ्रमित करने वाला है। खाली जगह किस चीज की अनुमति दे रही है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। एप्सिलॉन नॉट ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत नियतांकों में से एक है। विद्युतशीलता का मतलब है कि कोई भी माध्यम जैसे हवा या निर्वात अपने अंदर से विद्युत बल को गुजरने में कितनी रुकावट डालता है या अनुमति देता है। अच्छा, मतलब खाली जगह भी बल को नियंत्रित करती है। हाँ, और कूलम का नियम हमें व्युत्क्रम वर्ग नियम दिखाता है। इसका मतलब है कि अगर आप दूरी को सिर्फ 2 गुना कर दें तो बल आधा नहीं होगा, वो 4 गुना कम हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 का वर्ग यानी 4 गुना कम हो जाएगा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि 2 छोटे बिंदु आवेश हैं जिनका नाम Q1 और Q2 है। उनके बीच की सीधी दूरी को एक रेखा द्वारा R से दर्शाया गया है। और दोनों पर बल के तीर हैं। हाँ, दोनों आवेशों के बाहर की तरफ तीर के निशान बने हैं जिन पर F लिखा है, जो ये दिखा रहे हैं कि वे एक दूसरे पर किस दिशा में बल लगा रहे हैं। ये बल तो 2 आवेशों के बीच की बात हो गई। अब छठे पन्ने पर आते हैं। हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। परिभाषा दी गई है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है। इसे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल। आगे लिखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। सूत्र E = F/Q। SI मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। हाँ, विद्युत क्षेत्र मतलब ये ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा हो। इसी अदृश्य जाल की कल्पना करना ही इसे समझने की कुंजी है। जब हम किसी कमरे में एक गर्म हीटर रखते हैं तो वह पूरे कमरे का तापमान बदल देता है ना। पास ज्यादा गर्मी, दूर कम। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह जब अंतरिक्ष में कोई स्रोत आवेश मौजूद होता है तो वह अपने चारों ओर के स्थान को बदल देता है, एक अदृश्य प्रभामंडल बना लेता है। और कोई दूसरा आवेश आए तो उस पे बल लगता है। सूत्र E = F/Q यही बताता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि बीच में एक बड़ा धनात्मक सॉस चार्ज Q रखा है और उसके चारों ओर नीली लहरें हैं। हाँ, इसके चारों ओर पानी में उठने वाली लहरों की तरह नीले रंग का एक गोलाकार अदृश्य क्षेत्र दर्शाया गया है। इस क्षेत्र के भीतर एक बहुत ही छोटा परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिस पर बाहर की तरफ धकेलने वाला एक बल F लगता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब इस क्षेत्र को उकेरने का तरीका पन्ना 7 पर है। हेडिंग है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए काल्पनिक वक्र रेखाएं। नीचे 4 मुख्य गुण दिए गए हैं। 1, ये धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। हाँ। 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ब्रैकेट में लिखा है, यदि काटेंगी तो उस बिंदु पर 2 दिशाएं होंगी जो असंभव है। बहुत जरूरी गुण है ये। 3, ये बंद लूप नहीं बनाती। 4, जहां रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। यह जो दूसरा गुण है कि रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्या इसके पीछे कोई वास्तविक भौतिक कारण है? इसके पीछे एक बहुत ही ठोस भौतिक कारण है। क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा बताती है कि रखा हुआ धनात्मक कण किस दिशा में जाएगा। अब सोचिए, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो कटान बिंदु पर 2 दिशाएं बन जाएंगी। बिल्कुल। इसका मतलब होगा कि वहां रखा कण एक ही समय में 2 अलग-अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करेगा, जो कि पूरी तरह असंभव है। इसीलिए ये कभी नहीं कटती। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि 3 अलग-अलग स्थितियां बनी हैं। पहले चित्र में एक लाल रंग के अकेले धनावेश से तीर हर दिशा में बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं। और दूसरे में अंदर आ रहे हैं। हाँ, दूसरे चित्र में एक नीले रंग के अकेले ऋणावेश की तरफ तीर बाहर से अंदर की ओर आते दिख रहे हैं। और तीसरे चित्र में एक धनावेश और एक ऋणावेश पास पास रखे हैं, जहां बहुत ही सुंदर तरीके से लाल रंग की वक्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश कर रही हैं। ये तो एकदम चुंबक जैसा लग रहा है। हाँ, ये पूरा पैटर्न चुंबक के आसपास दिखने वाले पैटर्न जैसा लगता है। अब पेज 8 पर आते हैं। हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां लिखा है, परिभाषा, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले 2 बिंदु आवेश +Q और -Q जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी 2a पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण यानी P। सूत्र P = Q × 2a।
दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। मात्रक है कूलोम मीटर। प्रकृति में ये व्यवस्था असल में कहाँ देखने को मिलती है? प्रकृति में ये बहुत आम है। सबसे बेहतरीन उदाहरण पानी का अणु है, H2O। पानी के अणु में ऑक्सीजन का सिरा थोड़ा ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन के सिरे थोड़े धनात्मक होते हैं। तो उनके बीच दूरी होती है? हाँ, एक बहुत ही छोटी सी निश्चित दूरी होती है। इसीलिए पानी का हर अणु एक प्राकृतिक वैद्युत द्विध्रुव की तरह काम करता है। अरे वाह! यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक लाल रंग का -Q आवेश है और उसके ठीक सामने एक नीले रंग का +Q आवेश रखा है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली सीधी रेखा के बीच की दूरी को 2a के रूप में लिखा गया है। और नीचे P वाला तीर है? बिल्कुल, इसके ठीक नीचे एक बड़ा मोटा तीर बना है जिस पर P लिखा है और इस तीर की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ जा रही है। पेज 9 पर बताया गया है कि यह द्विध्रुव अपने आसपास कैसा प्रभाव डालता है। हेडिंग है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। छोटी दूरी के लिए दो मुख्य स्थितियां होती हैं। पहली, अक्षीय स्थिति पर E एक्सियल बराबर 1/4πε0 ब्रैकेट में 2p/r³, दिशा P की दिशा में होती है। हाँ। दूसरी, विषुवतीय स्थिति पर E इक्वेटोरियल बराबर 1/4πε0 ब्रैकेट में p/r³, दिशा P की विपरीत होती है। बिल्कुल। सूत्रों को देखकर लगता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र 2 गुना होता है क्योंकि वहां 2p है। ये अवलोकन बिल्कुल सही दिशा में है। इसका भौतिक अर्थ यही है कि अगर आप उस काल्पनिक रेखा पर खड़े हैं जो दोनों आवेशों को पार करती हुई सीधी जा रही है, तो प्रभाव काफी तेज महसूस होगा। और अगर लंबवत खड़े हो तो? अगर आप ठीक बीचों बीच खड़े होकर लंबवत ऊपर की ओर जाएं, यानी विषुवतीय स्थिति, तो वही प्रभाव आधी ताकत का रह जाएगा। साथ ही बल की दिशा भी बिल्कुल उल्टी महसूस होगी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि 2 ज्यामितीय आरेख बने हैं। पहले आरेख में अक्षीय स्थिति दिखाई गई है, जहाँ एक बिंदु P उसी सीधी क्षैतिज रेखा पर आगे स्थित है जिस पर दोनों आवेश रखे हैं। और दूसरे में वो ऊपर है। हाँ, दूसरे आरेख में विषुवतीय स्थिति दिखाई गई है, जहाँ बिंदु P दोनों आवेशों के केंद्र से ठीक 90 डिग्री ऊपर की ओर है और वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाने वाला तीर P के तीर से बिल्कुल विपरीत दिशा में इशारा कर रहा है। अब अगर इस द्विध्रुव को उठाकर किसी बड़े क्षेत्र में रख दें तो क्या होगा? इसका विवरण पेज 10 पर है। हेडिंग है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। नोट्स में लिखा है, जब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, +Q पर बल क्षेत्र की दिशा में और -Q पर बल क्षेत्र के विपरीत लगता है। कुल बल 0 होता है। हाँ। आगे लिखा है बलाघूर्ण। चूंकि दोनों बल अलग अलग रेखाओं पर काम करते हैं, वे एक बलाघूर्ण बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाता है। सूत्र है टाउ बराबर PE sin थीटा। टॉर्क। यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। अगर कुल बल 0 है तो ये अपनी जगह पर घूम कैसे रहा है? ये भौतिकी का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे आप किसी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हो। अच्छा। जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो दायां हाथ नीचे खींचता है और बायां हाथ ऊपर धकेलता है। दोनों बल बराबर लेकिन विपरीत होते हैं, इसलिए कुल बल 0 होता है, यानी स्टीयरिंग अपनी जगह से उखड़कर आगे नहीं जाता। हाँ, वो बस घूमता है। बिल्कुल। चूंकि बल अलग अलग किनारों पर लग रहे हैं, वे घुमाव पैदा करते हैं। इसे ही बलाघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक सिरा आगे खींचता है और दूसरा पीछे, जिससे वो घूमने लगता है। समझ गया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि बहुत सारी समानांतर नीली रेखाएं खींची हैं जो एक समान विद्युत क्षेत्र E को दर्शा रही हैं। इन रेखाओं के बीच में एक द्विध्रुव तिरछा रखा हुआ है जो क्षेत्र रेखाओं के साथ एक कोण थीटा बना रहा है। और दोनों सिरों पर बल लग रहा है। हाँ, +Q वाले सिरे पर दाईं ओर बल लग रहा है और -Q वाले सिरे पर बाईं ओर बल लग रहा है। और घुमावदार तीरों की मदद से ये दिखाया गया है कि ये द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने के लिए कैसे घूम रहा है। अभी तक हमने बिंदु आवेशों की बात की। हाँ। पर पेज 11 पर बात हो रही है फैले हुए आवेशों की। हेडिंग है सतत आवेश वितरण। जब आवेश बहुत पास पास फैले हों तो हम उन्हें सतत मानते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला, रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। दूसरा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। और तीसरा, आयतनीय आवेश घनत्व रो, प्रति एकांक आयतन पर आवेश। हाँ, देखिए जब बारिश होती है तो क्या हम हर एक बूंद को अलग अलग गिनते हैं? नहीं, हम तो बस देखते हैं कितना पानी गिरा। बिल्कुल, प्रति वर्ग मीटर। इसी तरह जब तार या चादर पर करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम हर एक को नहीं जोड़ते, हम घनत्व का इस्तेमाल करते हैं। तार पर है तो रैखिक, प्लेट पर है तो पृष्ठीय और ठोस के अंदर है तो आयतनीय। काफी आसान तरीका है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि 3 अलग अलग आकृतियां हैं। बाईं ओर एक लंबी पतली छड़ है जिस पर धनावेश लगातार एक कतार में फैले हैं। बीच में एक चपटी आयताकार प्लेट है जिसके पूरे पृष्ठ पर धनावेश समान रूप से फैले हैं। और दाईं ओर वो डिब्बा है? हाँ, दाईं ओर एक घनाकार डिब्बा है जिसके पूरे भीतरी आयतन के अंदर धनावेश पूरी तरह से भरे हुए हैं। अब पेज 12, हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स? परिभाषा, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सूत्र, डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा, जहां थीटा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। हाँ। महत्वपूर्ण, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये जो 90 डिग्री वाली दिशा है, ये फ्लक्स में क्या भूमिका निभाती है? इसे खुली खिड़की और हवा से समझिए। हवा खिड़की से होकर बह रही है। यदि खिड़की हवा के बिल्कुल सामने है तो सबसे ज्यादा हवा अंदर आएगी, अधिकतम फ्लक्स। बिल्कुल। लेकिन अगर आप खिड़की को तिरछा कर दें तो कम हवा आर पार होगी। भौतिकी में इस तिरछेपन को मापने के लिए हम पृष्ठ पर एक 90 डिग्री का सीधा तीर खड़ा कर देते हैं, क्षेत्रफल सदिश। अच्छा, तो वो कोण बताता है कि खिड़की कितनी मुड़ी है? एकदम सही। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक नीले रंग का आयताकार पृष्ठ है जिसे थोड़ा तिरछा रखा गया है। इसमें से कई नीले तीर पृष्ठ को चीरते हुए बाहर निकल रहे हैं। पृष्ठ के ठीक 90 डिग्री के कोण पर एक और तीर डेल्टा एस बना है। और दोनों तीरों के बीच कोण है? हाँ, इन दोनों तीरों के बीच के झुकाव को कोण थीटा द्वारा दर्शाया गया है। इस फ्लक्स को मापने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका पृष्ठ 13 पर है। हेडिंग गॉस का नियम। बहुत महत्वपूर्ण नियम। कथन, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सूत्र, फाई बराबर Q/ε0। नीचे मुख्य तथ्य हैं। 1, यह बंद पृष्ठ के आकार या साइज पर निर्भर नहीं करता। 2, पृष्ठ के बाहर मौजूद आवेशों का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता, केवल अंदर का आवेश गिना जाता है। हाँ, आकार मायने नहीं रखता। क्या एक छोटे गोल डिब्बे और बड़े टेढ़े मेढ़े डिब्बे से निकलने वाला फ्लक्स बिल्कुल बराबर होगा? 100% बराबर होगा। इसे ऐसे सोचिए कि आपने एक बहुत तेज रोशनी वाला बल्ब एक छोटे गोल डिब्बे के अंदर रख दिया है। ठीक है। उस डिब्बे से कुछ रोशनी बाहर निकलेगी। अब अगर उसी बल्ब को एक बहुत बड़े अनियमित बक्से में रख दें तो कुल रोशनी जो बाहर जाएगी वो उतनी ही रहेगी। हाँ, क्योंकि रोशनी तो बल्ब से आ रही है। बिल्कुल, रोशनी बल्ब पर निर्भर करती है, बक्से के आकार पर नहीं। इसी तरह बाहरी आवेश का भी अंदर के फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं होता। समझ गया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक अनियमित आकार का बुलबुले जैसा पारदर्शी बंद पृष्ठ है। इसके अंदर 3 आवेश +Q1, +Q2 और -Q3 मौजूद है, जिनसे रेखाएं निकल और जुड़ रही हैं। हाँ, जबकि इस पृष्ठ के बिल्कुल बाहर +Q4 और -Q5 रखे हैं। गाउस का नियम यह समझाता है कि बाहरी आवेशों का इस पृष्ठ के कुल फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब पेज 14, हेडिंग गाउस नियम के अनुप्रयोग 1। पहला, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण। सूत्र, E बराबर λ/2πε0 r। हाँ। दूसरा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण। सूत्र, E बराबर σ/2ε0। ये दूसरी स्थिति में दूरी r का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या चादर से 1 मीटर दूर और 10 मीटर दूर बराबर बल लगेगा? हाँ, गणितीय रूप से बिल्कुल यही कहता है। एक अनंत समतल चादर एक वैचारिक प्रयोग है। चूंकि चादर अनंत है, आप चाहे 1 सेंटीमीटर दूर हो या 100 मीटर, वो हर तरफ फैली हुई ही दिखाई देगी। सही कहा, कोई किनारा नजर नहीं आएगा।
इसलिए क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल सीधी और समानांतर बाहर निकलती हैं। वो आपस में फैलकर दूर नहीं जाती, इसलिए क्षेत्र कम नहीं होता। और सूत्र में दूरी r गायब है। अच्छा, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि दो भाग हैं। बाईं ओर एक लंबा सीधा तार है जिसके चारों ओर एक काल्पनिक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया गया है। और दाईं ओर चादर है। हाँ, दाईं ओर एक समतल चादर है जिसके बीचों बीच से आर पार होता हुआ एक बेलन जैसा गाउसीय पृष्ठ बना है, जो यह दर्शा रहा है कि चादर के दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र कैसे लंबवत दिशा में बाहर निकल रहा है। अब पेज 15, हेडिंग गाउस नियम के अनुप्रयोग 2। तीसरा, एक समान आवेशित पतले गोलियां खोल के कारण। तीनों स्थितियां। 1, गोले के बाहर E बराबर 1/4πε0 Q/r²। 2, पृष्ठ पर E बराबर 1/4πε0 Q/R²। 3, गोले के अंदर E बराबर 0। बिल्कुल। गोले के अंदर 0 मतलब अगर मैं किसी आवेशित धातु के गोले के अंदर छिप जाऊं तो मुझे कोई झटका नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। इस सिद्धांत को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। धातु के खोखले गोले पर सारा आवेश बाहरी सतह पर जाकर फैल जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं बचता। अरे वाह! यही कारण है कि जब बिजली कड़क रही हो तो पेड़ के नीचे खड़े होने के बजाय कार के अंदर बैठना ज्यादा सुरक्षित होता है। कार का बाहरी ढांचा खोखले गोले की तरह काम करता है और सारा आवेश जमीन में चला जाता है। एकदम सही। अंदर बैठे व्यक्ति तक कोई झटका नहीं पहुंचता। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक गोल खोल है जिसकी त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाया गया है और इसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश मौजूद है। और रेखाएं केवल बाहर निकल रही हैं? हाँ, चित्र में साफ देखा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं केवल बाहरी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, जबकि गोले के अंदर का हिस्सा रेखाओं से पूरी तरह खाली है, जो शून्य विद्युत क्षेत्र को सिद्ध करता है। और अब अंतिम पन्ना, पेज 16, हेडिंग महत्वपूर्ण उदाहरण और परीक्षा तथ्य। गुरुत्वाकर्षण बनाम विद्युत बल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻39 गुना अधिक विशाल होता है। बहुत विशाल। याद रखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती। आवेश अदिश राशि है जबकि विद्युत क्षेत्र सदिश है। गाउस का नियम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम पर ही आधारित है। बिल्कुल। यहाँ जो संख्या 10⁻39 दी गई है, ये इतनी विशाल है कि इसे समझना भी मुश्किल है। 10 के आगे 39 शून्य लगाना एक अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्या बनाता है। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का राज होता है क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर परमाणुओं के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर हो जाता है कि वहां केवल विद्युत बल ही हर चीज को नियंत्रित करता है। कमाल का विरोधाभास है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक तराजू है। तराजू के एक पलड़े पर Fe लिखा हुआ एक बहुत ही भारी नीले रंग का वजन रखा है, जो अपने भारीपन के कारण पल्ले को पूरी तरह नीचे झुकाए हुए है। और दूसरे पल्ले पर पंख हैं। हाँ, दूसरे पल्ले पर गुरुत्वाकर्षण को दर्शाने के लिए एक बहुत ही हल्का सफेद रंग का पंख रखा है, जो ऊपर हवा में उठा हुआ है। यह चित्र इन दोनों बलों के बीच के विशाल अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से दृश्य रूप में समझाता है। तो इस तरह हमने नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक लाइन और हर एक चित्र को शब्दशः पढ़ते हुए पूरी गहराई से कवर कर लिया। बिल्कुल। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।